हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, REE के यूनिट 6 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक और हमारी जियोथर्मल साइकिल, जिसका नाम है लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी साइकिल सिस्टम। लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी साइकिल सिस्टम आपकी वेपर सॉरी हाँ आपकी वेपर डोमिनेटेड जियोथर्मल पावर की साइकिल से काफ़ी अलग है। वेपर डोमिनेटेड सिस्टम के अंदर हम लोग ये करते थे कि अर्थ सरफेस में से जो भी वेपर फॉर्म वाली हॉट स्टीम आप लोगों को जो मिल रही है, उसका हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते थे टरबाइन को चलाने के लिए, जिसमें से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर के थ्रू सॉलिड मैटर को अलग कर देते थे। ठीक है, ये हमारी वेपर डोमिनेटेड बाइनरी बाइनरी साइकिल थी जियोथर्मल एनर्जी की। अब लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी फ्लूइड जियोथर्मल पावर प्लांट के अंदर इतना करेंगे हम लोग कि अर्थ सरफेस में से, मतलब कि प्रोडक्शन वेल में से आप लोगों को दो चीज़ें मिलेगी। एक तो होगी हाई हाई टेम्परेचर वाली स्टीम, और दूसरा होगा हॉट वाटर। ये दो चीज़ें आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, ये जो मिक्सचर आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब कि हॉट वाटर और स्टीम का मिक्सचर, जिसको आप लोग हॉट ब्राइन बोलते हो, इस हॉट ब्राइन का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे हीट गिव अप करने के लिए हीट एक्सचेंजर के अंदर, जो कि ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा आप लोगों के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक फ्लूइड को, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो वर्किंग फ्लूइड, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा काफ़ी लो। और ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फ्लूइड होगा, वो फिर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसकी एनर्जी का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे टरबाइन के अंदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैं सर्किट आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बाइनरी वेपर साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। Liquid dominated geothermal power plant are runs when geothermal fluid is a mixture of hot water and steam। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्रोडक्शन वेल में से हम लोगों को दो चीज़ें मिलने वाली, हॉट ब्राइन जिसको आप लोग बोलते हो, मतलब कि दो चीज़ों का मिक्सचर है ये, वाटर और स्टीम का। इन दिस सिस्टम हॉट रिजर्वायर हॉट वाटर विथ वेरियस डिग्री ऑफ सैलिनिटी एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अवेलेबल। मतलब कि आप लोगों को काफ़ी हाई टेम्परेचर मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि नीचे लावा होता है, लावा की गर्मी होती है, उसकी वजह से जो पानी होता है वो काफ़ी गर्म होता है, और देर आर लॉट्स ऑफ स्टीम बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द लावास। द लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो तीन कैटेगरी डिवाइड होती है क्लासिफिकेशन के लिए लिक्विड डोमिनेटेड पावर प्लांट की। नंबर 1, हाई टेम्परेचर सिस्टम, जिसके अंदर आपका टेम्परेचर मिलेगा मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप लोग बोल सकते हो लिक्विड डोमिनेटेड फ्लैश स्टीम सिस्टम या तो टोटल फ्लो सिस्टम। फिर होता है मॉडरेट टेम्परेचर सिस्टम, जिसमें आप लोगों को टेम्परेचर मिल रहा है 90 to 180 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप बोल सकते हो लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी साइकिल, जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लो टेम्परेचर सिस्टम, कि जिसके अंदर आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी लेस देन 150, जिसके अंदर आप लोग सिर्फ वाटर का यूज़ करोगे, और यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिलेगा 20 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिक फंडा है लिक्विड डोमिनेटेड वेपर साइकिल का। ठीक है, अब हम लोग साइकिल के बारे में समझ लेते हैं कि हमारी साइकिल किस तरह से काम करती है। बाइनरी फ्लूइड जियोथर्मल पावर प्लांट है लिक्विड फॉर्म में। करना क्या है, प्रोडक्शन वेल में से हम जियोथर्मल फ्लूइड, मतलब कि हॉट वाटर और स्टीम, जिसको आप लोग बोल सकते हो हॉट ब्राइन, इसको हम लोग ले जाएंगे हमारे प्राइमरी हीट एक्सचेंजर की सर्किट में ओवर हियर। अब यहाँ पर हम लोग एक वर्किंग फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा काफ़ी लो। अब वर्किंग फ्लूइड के तौर पर आप लोग या तो आइसोब्यूटेन भी ले सकते हो, आइसोब्यूटेन, ठीक है, या फिर दूसरे वर्किंग फ्लूइड आप लोग ले सकते हो, जैसे कि फ्रियोन है, प्रोपेन है, एमोनिया है। ठीक है, ये सारे के सारे लो बॉइलिंग पॉइंट वाले वर्किंग फ्लूइड है, जो कि आप लोगों के लिए साइकिल के अंदर यूजेबल हो सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आइसोब्यूटेन लिया है। इस आइसोब्यूटेन के साथ में ये जो हॉट ब्राइन होगा वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। अब क्योंकि आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है, तो क्या हो जाएगा कि आइसोब्यूटेन लिक्विड में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द हॉट ब्राइन, एंड दैट हॉट ब्राइन विल कम और विल बिकम अ कोल्ड ब्राइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉट ब्राइन ने हीट लॉस कर दी है आइसोब्यूटेन को, और ये जो कोल्ड ब्राइन होगा वो अपनी सर्किट में से फ्लो करके वापस री इंजेक्शन वेल के थ्रू अर्थ सरफेस में चले जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन था, उसने हीट एनर्जी ऑब्जर्व की है, अभी वो लिक्विड में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
ये वेपर आइसोब्यूटेन अब हम लोग ले जाएंगे टरबाइन के अंदर। टरबाइन की ब्लेड के साथ में ये आइसोब्यूटेन स्ट्राइक करेगा, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी जिसके साथ में जनरेटर रखा है, जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी एंड यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो वेपर आइसोब्यूटेन था अब उसको हम लोग ले जाएंगे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में। रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के अंदर से उसको हम लोग ले जाएंगे कंडेंसर में। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ बाद में, क्योंकि पहले कंडेंसर देखना पड़ेगा। कंडेंसर के अंदर क्या है, तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन करवाते हैं जो कि हीट ट्रांसफर करेगा आपके हाई टेम्परेचर वाले वेपर आइसोब्यूटेन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर आइसोब्यूटेन हीट लॉस करेगा एंड योर कोल्ड वाटर विल बिकम हॉट वाटर एंड योर वेपर आइसोब्यूटेन विल बिकम ओनली आइसोब्यूटेन, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इसने हीट लॉस कर दी है। ये लिक्विड आइसोब्यूटेन पंप के थ्रू हम लोग फिर से सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर यानी कि रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास आउट कराएंगे। अब यहाँ पर क्या था, इस हीट एक्सचेंजर की एक सर्किट में हाई टेम्परेचर वाला वेपर आइसोब्यूटेन आ रहा है और दूसरे सर्किट से लिक्विड आइसोब्यूटेन आ रहा है, मतलब यहाँ पर वेपर आइसोब्यूटेन के साथ में ये हीट एक्सचेंज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, तो दो चीज़ें आप लोगों को बेनिफिशियल मिलेगी। दोनों में से पहली बेनिफिशियल चीज़ ये है कि जो वेपर आइसोब्यूटेन आ रहा है वो हीट लॉस करेगा। इसकी वजह से कंडेंसर के अंदर हम लोगों को कोल्ड वाटर की कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वो हीट लॉस कर रहा है। और दूसरा बेनिफिट ये होगा, दूसरा एडवांटेज ये होगा कि जो लिक्विड आइसोब्यूटेन हीट एक्सचेंजर में से पास हो रहा है वो वेपर आइसोब्यूटेन में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा कि हॉट ब्रेन में वो जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छा वेपर फॉर्म आप लोगों को मिल सकता है। तो एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, लॉस के चांसेस काफ़ी कम है। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों की लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी फ्लूइड पावर साइकिल काम करती रहेगी एंड योर सर्किट विल कंटिन्यूसली फ्लो रन। तो ये वही आप लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों ने पहले ही बोला हम लोग मॉडरेट कंडीशन वाला यूज़ कर रहे हैं पावर प्लांट जिसके टेम्परेचर रेंज है 90 to 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड के तौर पर हम लोगों ने स्टीम और हॉट वाटर लिया हुआ है जो कि प्रोडक्शन वेल में से हम लोग लेंगे और एंड दैट विल बी सर्कुलेट थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर की दूसरी एक सर्किट में हम लोग लो बॉइलिंग वाला फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था आइसोब्यूटेन को। ठीक है, और फ्लूएन प्रोपेन एमोनिया भी हो सकता है। यह हो उसका वर्किंग साइकिल, जियोथर्मल फ्लूइड, ब्राइन वाटर, हीट एक्सचेंजर, फिर वर्किंग फ्लूइड आइसोब्यूटेन, वेपर ड्रिवन टर्बाइन, फिर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल गेट। ठीक है, अभी दो हीट एक्सचेंजर है, टर्बाइन है। क्या क्या सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं, तो बाइनरी साइकिल के अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट के अंदर आपको दो हीट एक्सचेंजर मिल रहे हैं, टर्बाइन मिल रहा है, सरफेस कंडेंसर मिल रहा है, कूलिंग टावर मिल रहा है और जनरेटर मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और जो हॉट वाटर या तो ब्राइन सॉल्यूशन होगा वो हम लोग लेंगे अंडरग्राउंड में से। ठीक है, और क्या समझ में आया? नाउ जो लिक्विड आइसोब्यूटेन होगा कंडेंस किया हुआ, इसको हम लोग फिर से प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के अंदर ले जाएंगे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के थ्रू। तो इसके जो बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है, तो नो प्रॉब्लम ऑफ करोजन, स्केलिंग के कोई चांसेस नहीं क्योंकि वर्किंग फ्लूइड सर्किट के अंदर घूमते रह रहा है कंटिन्यूसली, जिसके अंदर करोजन इरोजन इफेक्ट के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर जियोथर्मल फ्लूइड कैन बी यूटिलाइज। हम लोग लो टेम्परेचर वाला जियोथर्मल फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल फ्लूइड इज़ रिटर्न टू द अर्थ, हम लोग उसको रिटर्न अर्थ में वापस पहुंचा दे रहे हैं, मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट के कोई चांसेस नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड एमिशन के कोई चांसेस नहीं है। इन सम केसेस हायर कन्वर्जन एफिशिएंसीज देन फ्रेश स्टीम प्लांट्स, आप लोगों को हायर कन्वर्जन मिल सकता है यहाँ पर एनर्जी का। इस टाइप के जो सिस्टम है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ईस्ट मेसा मैमोथ लेक इन कैलिफोर्निया यूएसए, जहाँ पर जियोथर्मल लिक्विड ओरिजिनेट्स है, मतलब कि वहाँ पर लावा के ज़्यादा आप लोगों को मिल सकते हैं केव्स। ठीक है, और जहाँ पर हम लोग डेप्थ तक जाते हैं सरफेस की 0.36 किलोमीटर टू 0.43 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पर आप लोगों को बाइनरी लिक्विड बाइनरी वेपर जियोथर्मल पावर प्लांट मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस हम लोग देखते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी renewable power, geothermal energy has significant environmental advantages. In addition to providing clean renewable power, geothermal energy has significant environmental advantages. Next, it is a reliable source of power that can reduce the need for imported fuels
फॉर पावर जनरेशन, मतलब हम लोग कन्वेंशनल मेथड से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा आप लोगों को रिलायबल सोर्सेज मिल सकते हैं। थर्ड वन इज इट इज़ चीपर दैन द एनर्जीज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज, जैसे कि अल्टरनेटिव रिसोर्स या तो फॉसिल फ्यूल से आप लोगों को जो एनर्जी मिल रही है उसके कंपेयर में काफ़ी चीप है। इट डिलीवर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ नेट एनर्जी, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की नेट एनर्जी मिल सकती है सिस्टम के अंदर, जो कि नॉन कन्वेंशनल सिस्टम में दूसरे सिस्टम्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, या तो फिर कन्वेंशनल मेथड के कंपेयर में भी ज़्यादा है। जियोथर्मल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन, जियोथर्मल एनर्जी को वेदर से कोई लेना देना नहीं, वेदर कंडीशन कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल 24 आवर्स पर डे। दूसरी बात ये कि 24 आवर्स आप लोगों को अवेलेबल है एनर्जी। इट हैज़ इनहेरेंट स्टोरेज फीचर, सो नो एक्स्ट्रा स्टोरेज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय जियोथर्मल पावर प्लांट और जियोथर्मल ऑपरेशंस कैन बी सोल्ड टू लोकल पावर ग्रिड्स, आप नियरर कोई भी पावर ग्रिड हो वहाँ पर आप लोगों की आप लोग इस एनर्जी को, मतलब कि जियोथर्मल से जो एनर्जी आपको मिली है आप डिलीवर कर सकते हो। ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इट्स एनेबलिंग फॉर मल्टीपल यूजेस फ्रॉम ए सिंगल रिसोर्स, एक सिंगल रिसोर्स आप इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हो अलग अलग लोकेशंस पर, या तो फिर अलग अलग तरीके से आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, बहुत ही कम डिसएडवांटेज है वैसे तो। सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक साइट ही चूज़ करनी है, जैसा कि मैंने बोला कि वॉल्केनोस जहाँ पर है वहाँ पर आप लोगों को एनर्जी के मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो वही लोकेशन आप लोगों के लिए दी बेस्ट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ हीटेड ग्राउंड वाटर में लीड टू सब्सिडेंस ऑफ लैंड, मतलब लैंड खराब होने के चांसेस है क्योंकि आप कंटिन्यूसली वाटर का एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हो। There may be more chances of air and land pollution due to geothermal fluid which brings with its dissolved gases and solute। देखो हम लोगों को जो ग्राउंड में से गैसेस मिलते हैं, आप लोगों ने देखो जनरली टीवी में डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखा होगा कि वॉल्केनोस में से जो गैस निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए डेंजरस है, उसकी वजह से ज़मीन भी ख़राब हो सकती है, लैंड पॉल्यूशन के पूरे चांसेस है, एयर पॉल्यूशन के पूरे चांसेस है। ऑल्सो करोसिव एंड एब्रेसिव फ्लूइड रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द प्लांट, और जो आप लोगों को इम्प्योरिटीज एंड डस्ट पार्टिकल आप लोगों को उसके अंदर से मिल सकते हैं, जिसकी वजह से करोजन एंड एब्रेसिव इफेक्ट आ सकता है किसके ऊपर, तो जो भी सराउंडिंग एरिया के बहुत ही पास के एरिया में अगर प्लांट्स है, ट्रीज है, तो उसको बहुत नुकसान कर सकता है ये। नेक्स्ट, अवेलेबल थर्मल एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बियॉन्ड द 30 किलोमीटर डिस्टेंस, आप 30 किलोमीटर डिस्टेंस से ज़्यादा दूर तक आपको जो भी थर्मल एनर्जी मिल रही है, जियोथर्मल एनर्जी, आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट वन, अर्थ ड्रिलिंग ऑपरेशन इज़ नॉइसी, आप लोगों को जो अर्थ का ड्रिलिंग करना है वो काफ़ी नॉइसी ऑपरेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए थी जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप दोस्तों का आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।